हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे आप सभी के लिए साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का यूनिट फर्स्ट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद देखेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, और इसमें देखेंगे अपन ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड नर्सिंग में इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में अपन क्या देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में साइकोलॉजी इज़ एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ सब्जेक्ट फिलोसॉफी। साइकोलॉजी इज़ ए ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स स्टडी ऑफ, और नॉन एज स्टडी ऑफ सोल. The word soul was used variously, and there was many interpretation that could be given to it. Later on, William James used term the mind, which replaced soul. As year went by, the meaning of psychology changes. मतलब जो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है उसमें अपन देखते हैं कि जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो किस सब्जेक्ट से आया है, फिलोसॉफी सब्जेक्ट से आया है। साइकोलॉजी का जो ग्रीक वर्ड है वो दो वर्डों से मिलके बना है, एक तो साइकी और एक दूसरा लोगस। साइकी का मीन्स होता है सोल और लोगस का मीन्स होता है स्टडी ऑफ। तो इन दोनों का मतलब हो गया स्टडी ऑफ सोल, यानी कि सोल का मतलब होता है आत्मा। आत्मा की स्टडी करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता उसी टाइम के साथ साथ एक दूसरे साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था विलियम्स जेम्स। इन्होंने क्या किया, जो स्टडी ऑफ सोल था उसको चेंज करके स्टडी ऑफ माइंड कर दिया। ठीक है, इसमें मतलब सोल की जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया माइंड को। उन्होंने बताया कि इसमें आत्मा की स्टडी नहीं, माइंड की स्टडी होती है क्या, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को इन्होंने अपने वर्डों में क्या बताया, स्टडी ऑफ माइंड। माइंड की स्टडी जो होती है वो क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी में अपन क्या देखते हैं कि जो डेफिनेशन थी साइकोलॉजी की वो अलग अलग जो साइकेट्रिक्स थे उन्होंने अलग अलग दी थी। तो हम जो इम्पोर्टेंस डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है साइकोलॉजी इज़ ए साइंस एंड प्रॉपरली ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट इज़ ए साइंटिस्ट और एट लीस्ट ए practitioner who use the scientific method or information resulting from scientific investigation। ये दी थी NL मून्स ने 1967 में। इसके अनुसार क्या था, साइकोलॉजी वो एक साइंस है जिसमें प्रॉपरली ट्रेंड साइकेट्रिस्ट एंड प्रॉपरली ट्रेंड जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो साइंटिफिक मेथड से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन, इन्फॉर्मेशनों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको साइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद एक दूसरे साइकेट्रिस्ट थे, वो थे जैक्सन। उन्होंने 1976 में साइकोलॉजी की एक अलग परिभाषा दी। उनके अनुसार क्या थी कि साइकोलॉजी इज़ ए इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड ऑफ द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद बिहेवियर। इसका मतलब क्या था कि जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। किसका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो उसमें तो पहले जो परिभाषा थी उसमें बताया था कि इन्फॉर्मेशन जो होती है उनका इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें इन्होंने बताया परिभाषा में कि जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं और जो आदमी हैं, जो इंसान हैं, उनकी बिहेवियर को मेंटली और साइकोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा उनके बिहेवियर को जानना क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। तो सिंपल वर्डों में साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स और ह्यूमंस का बिहेवियर को इन्वेस्टिगेशन करना क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या होते हैं, मतलब साइकोलॉजी को किन किन फील्डों में इम्पोर्टेंस है वो सारी चीज़ें अपन स्कोप में देखेंगे। तो स्कोप इसमें से कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट स्कोप हैं वो अपन बताने जा रहे हैं। द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट कैन यूजुअली बी
डिस्कस अंडर द फॉलोइंग टू हेडलाइंस। तो फर्स्ट है इसमें द लिमिट ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। तो ये इसमें जो लिमिट है वो ऑपरेशन और एप्लीकेशंस के लिए लिमिट्स होती है, किसकी? साइकोलॉजी की। द ब्रांचेस टॉपिक सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मैटर विद विच इज़ डील्स। ब्रांच में टॉपिक सब्जेक्ट मैटर में ब्रांचेस होती हैं इसकी उसमें, और टॉपिक्स में इसको डील किया जाता है। द फील्ड ऑफ operation and application of the subject psychologist to waste. The study discuss and the explain of the behavior of living organism। मतलब जो लाइव ऑर्गेनिज्म हैं उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करा जाता है, उनके ऊपर स्टडी की जाती है। इससे किससे? साइकोलॉजी से। It describe all type of the life activities and experience। यानी कि जो लाइफ में अपन की एक्टिविटी करते हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटी हैं, जो भी अपनी कॉग्निटिव एक्टिविटी हैं उनको, और अपन की जो लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं, सैड एक्सपीरियंस या हैप्पी एक्सपीरियंस होते हैं, उन सबको जो डिस्कस किया जाता है उन सब के बारे में, वो किस में किया जाता है? साइकोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद आता है इट स्टडी नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर बट आल्सो ह्यूमन एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एंड फॉर्म्स कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी अपनी साइकोलॉजी है उसके द्वारा अपन न केवल केवल ह्यूमन का बिहेवियर को ही डिस्कस नहीं करते हैं, उसके अलावा अपन जो भी लोगों का एक्सपीरियंस है उनका भी मतलब स्टडी करते हैं, और जो अपनी ह्यूमन लैंग्वेज हैं उनके बारे में, कम्युनिकेशन है, कैसे समुदाय में रहते हैं, कैसे कहाँ कहाँ पे रहते हैं, उन सब के बारे में अपन इसमें स्टडी करते हैं, किसमें? साइकोलॉजी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपन का इट एम्प्लॉय टू ऑल द लाइव कैरेक्टर एंड क्रिएट बाय द एलमाइट irrespective of their specific caste, color, age, sex, mental and physical state. The normal, abnormal, children, adolescent, young, adult, old person, criminal, patient, or worker, official, students, teachers, parents, or customers, etc. All the study in subject psychology। और साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट होती है उसमें अपन इन सब का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किन किन की स्टडी करते हैं? जैसे कि अपन का ह्यूमन बॉडी है, तो अपन सबको पता है कि अपना जो कलर है उसके अकॉर्डिंग अपन सभी को पार्ट मतलब अलग अलग पार्टों में विभाजित करते हैं। ऐसे अपन सेक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्टों में देते हैं, मेल फीमेल एंड जेंडर के अकॉर्डिंग। इनके अलावा अपन मेंटली और साइकोलॉजिकल जो अपन की फिजिकल स्टेट है, स्टेट के द्वारा अपन एक दूसरे को विभाजित करते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट की कंडीशन के अनुसार नॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी, चिल्ड्रन एज के अनुसार चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, यंग एडल्ट, ओल्ड पर्सन, और फिर ऑफिशियल के अनुसार वर्क जो अपन करते हैं, वर्कर्स होते हैं उनके अनुसार, टीचर्स के अनुसार, पेरेंट्स के अनुसार, इन सबको मतलब जिस जिस तरह से अपन विभाजित करते हैं उन सब की स्टडी किस में की जाती है? साइकोलॉजी में की जाती है। It also study the behavior of the animal, insect, bird and plant life। और जो भी इसके अलावा इसमें प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों की, बर्ड्स की, और जो एनिमल होते हैं उनकी, पौधों और पशु पक्षी, इन सब की स्टडी किस में की जाती है? साइकोलॉजी में की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो ब्रांचेस साइकोलॉजी की दो होती हैं, प्योर और अनप्योर। तो पहले अपन पढ़ेंगे इनकी साइकोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं इंपॉर्टेंट, तो वो हैं प्योर साइकोलॉजी जो अपने काम में आती हैं नर्सिंग फील्ड में। तो इसमें सबसे पहले जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी क्या होती है? जनरल साइकोलॉजी इज़ डील विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इट इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट। इसमें क्या होता है? जनरल साइकोलॉजी जो है वो नॉर्मल एडल्ट, जैसे कि अपन जो नॉर्मल पर्सन हैं, जैसे आप हो, हम हैं, इन सब की जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जो अपन के मतलब अधिकार हैं वो, और जो प्रिंसिपल हैं, अपन की थ्योरीज हैं, उन सबको इसमें जो स्टडी की जाती है वो आती है, वो किस में आती है? जनरल साइकोलॉजी में। इसके बाद आते हैं एब नॉर्मल साइकोलॉजी।
तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है? एबनॉर्मल साइकोलॉजी डील विथ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर unsure it study mental disorder their cause and treatment। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जैसे कि नाम से अपन को पता चल रहा है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी मतलब जो लोग एबनॉर्मल होते हैं तो उनका जो अपन स्टडी करते हैं वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आते हैं। जैसे किसी किसी पर्सन के अंदर उनका बिहेवियर को वो अपन स्टडी करते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है? एबनॉर्मल होता है, उनको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। तो उन सब चीज़ों का अपन स्टडी करते हैं। इसके बाद उनके कॉज हैं, किस कारण से उनको मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, इसके अलावा ट्रीटमेंट। तो वो सारी चीज़ें जो अपन डिस्कस करते हैं वो किस में करते हैं? एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट आता है सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी कौन सी होती है? सोशल साइकोलॉजी डील विथ द ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ pupil with other pupils। It study various type of group phenomena such as a public option, attitude, belief and crowd behavior। तो इसमें क्या होता है, अपन जो स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में वो सोसाइटी की एक तरह से स्टडी करना। सोसाइटी का मतलब अपन जैसे समाज में रहते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन का बिहेवियर कैसा है, ग्रुप में अपन लोग रहते हैं तो अपन सबका बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में जो अपन स्टडी करते हैं वो किस में आती हैं? सोशल साइकोलॉजी में आती हैं। उनके बिलीफ वगैरह हैं और जो उनकी फिनोमिना है उसके अनुसार जो भी चीज़ें वो उन सब की स्टडी करते हैं अपन, वो किस में आती है? सोशल साइकोलॉजी में। इसके अलावा नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तो वो कौन सी आती है? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या करते हैं? इट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द एक्सप्लेन ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिक ऑफ बिहेवियर। इट concern the stress and functional of sense organ, nervous system, muscles, muscular systems, glands, all behaviors। It on the influence of the body functional of human behavior। इसमें क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजिकल यानी कि अपन के अंदर जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि अपन का स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम या सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, उन सब के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उनके द्वारा अपन के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उनसे अपन के बिहेवियर में या अपन के व्यवहार में क्या चेंजेस आते हैं, जो अपन उसमें पढ़ते हैं वो किस में आते हैं? साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन का पैरा साइकोलॉजिकल। पैरा साइकोलॉजिकल में क्या आता है? पैरा साइकोलॉजिकल्स डील विद द एक्स्ट्रा सेंसरी extra sensory participation course of the temporary and allied problems। इसमें क्या है कि पैरासाइकोलॉजी का मतलब होता है एक्स्ट्रा साइकोलॉजी। एक्स्ट्रा जैसे कोई व्यक्ति होते हैं जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं या फिर उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती हैं, तो उनकी जो अपन इसमें स्टडी करते हैं वो आते हैं पैरा साइकोलॉजी में। इसके बाद आते हैं जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी में अपन क्या करते हैं? दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट पार्टी से particularly weather and climates and soil with behavior। इसमें क्या होता है, जैसे कि जियोग्राफी जो चीज़ें होती हैं, जियोग्राफिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि अपना वेदर है, मौसम, सॉल यानी कि अपनी मिट्टी है, वो सारी चीज़ें, और मौसम के अनुसार या अपन के मिट्टी के अनुसार। मिट्टी का मतलब है जैसे अपन एक देश से कहीं दूसरे देश में जा रहे हैं या अपन का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से अपन के जो अंदर बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी अपन जिसमें करते हैं वो किस में आते हैं? जियो साइकोलॉजिकल में या जियोग्राफिकल साइकोलॉजी में। इसके बाद आते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है? इसमें डिस्कस करते हैं द प्रोसेस एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द
growth and development in relation to the behavior of an individual from birth to old age. इसमें क्या होता है कि अपन डेवलपमेंट अपन की जो बच्चे होते हैं मतलब छोटे एज से बड़े एज तक मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक का जो डेवलपमेंट कंडीशन होती है या डेवलपमेंट जो अपन का चलता है उसके थ्रू अपन जो उसके थ्रू जो अपन का बिहेवियर चेंजेस होता है उसकी अपन इसमें क्या करते हैं स्टडी करते हैं। वो किस में आती है? डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी का मतलब हो गया कि अपन का जो चाइल्ड एज से ओल्ड एज तक का जो सफ़र होता है जो अपन उसको इसमें डिस्कस करते हैं, जिसके चाइल्ड एज से ओल्ड एज तक अपन का बिहेवियर किस तरह है और कैसे चेंज हुआ है, अपने बिहेवियर के अंदर क्या क्या चेंज आए हैं, वो सारी चीज़ें अपन जिसमें डिस्कस करते हैं वो किस में आते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। इसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें क्या करते हैं? दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडी द वे एंड मीन्स ऑफ द crying out psychological experimental by using the scientific method. Experimental psychology do basis research in the an effect to discover and understand the fundamental and general cause of behavior. They study basic process such as the learning, memory, sensation and perception and motivation. एक्सपेरिमेंटल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है अपन को एक्सपेरिमेंटल, अपन जब किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपन यहाँ पे साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अपन जो बिहेवियर में अपन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उनका एक्सपेरिमेंटल रूप से स्टडी करते हैं बिहेवियर चेंजेस की, तो वो किस में आते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। इसके लिए अपन किस किस चीज़ के लिए जैसे एक्सपेरिमेंटल करते हैं, जैसे कि लर्निंग है, मेमोरी है, अपन कैसे बोल रहे हैं, अपन को याददाश्त रहती है या नहीं रहती, सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, अपन के सेंसेशन कैसे काम कर रहे हैं वो सब चीज़ें, मोटिवेशन, अपन किस तरह किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, अपन खुद कैसे मोटिवेट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो अपन इसमें पढ़ते हैं वो किस में आते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। इसके बाद आगे चलते हैं अपन ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। जो ब्रांचेज हैं अप्लाइड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के लिए जो ब्रांचेज अप्लाइड की हैं वो कौन कौन सी हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें पहले आता है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ अप्लाई साइकोलॉजी विच देयर to apply the psychological principle, theories and teaching technique to human behavior in education situation. The subject matter of this branch covers psychological way and means of improving all expectation of the teaching learning process. Educational psychologists are most often involved in the increase in efficiency of learning in school by applying psychological knowledge about learning and motivation. तो एजुकेशन साइकोलॉजी जैसे कि अपन अब हम आपको लिए एजुकेशन साइकोलॉजी बता रहे हैं, अब जैसे साइकोलॉजी हम आपको बता रहे हैं, तो एजुकेशन साइकोलॉजी किस लिए ज़रूरी होती है? ह्यूमन बिहेवियर को एजुकेट करने के लिए। ये बात अपन जान ही रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर की अपन स्टडी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ह्यूमन बिहेवियर को एजुकेट करने के लिए या उसको बारे में जानने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी अपन मतलब साइकोलॉजी को अपन पढ़ते हैं। तो इसमें अपन की जो लर्निंग टीचिंग एक्टिविटी है, जो भी मतलब व्यक्ति है जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो लर्निंग और टीचिंग एक्टिविटीज़ को और लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस के थ्रू एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या करते हैं? दिस इज़ द लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी. This branch of applying psychology describes the cause of mental illness, abnormal behavior of the patient, and suggested treatment and effective adjustment of the affected person in society. Clinical psychology
तो अपन को पता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखती है। साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजिस्ट के लिए या फिर साइकेट्रिक के लिए। साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं जैसे कि कई मेंटली इल पेशेंट होते हैं, उनको अपन साइकेट्रिक पेशेंट कहते हैं। तो मेंटली इल पेशेंट के होते हैं, उनके लिए क्लिनिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सब अपन जानते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी इसलिए बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए जो मेंटली रूप से पेशेंट होते हैं या मेंटली रूप से इल होते हैं, उन पेशेंटों को अपन साइकोलॉजिस्ट के थ्रू दिखाते हैं, क्योंकि उनको वो उनका बिहेवियर को जानते हैं, वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, क्या है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा उनको ये भी अपन देखते हैं कि वो सोसाइटी में सही से रह रहे हैं, उनका अफेक्ट जो अफेक्ट मेंटली इल पर्सन है, उनका सोसाइटी में क्या अफेक्ट पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें अपन जिसमें देखते हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या करते हैं, दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी दिस टू सिक एप्लीकेशन of the psychological principle theories technique for the study of human behavior in relation to industrial environment। तो इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जो अपन का ब्रांचेज मतलब साइकोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं जो अपन अभी पढ़ी थी, उन जैसे उन सब के बारे में डिस्कस किया था, उन सबको अपन मैं मतलब एक साइकोलॉजिकल टेक्निक के द्वारा जो भी इसके साइकोलॉजिकल के प्रिंसिपल हैं, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा जो भी थ्योरीज हैं, उनके द्वारा अपन जो इंडस्ट्रियल एरिया में व्यक्ति हैं, ह्यूमंस हैं, उनका इंडस्ट्रियल एरिया से किस तरह का रिलेशन है, वो सारे उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल में काम करने वाले लोगों का क्या कैसा व्यवहार है, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें अपन इसके बारे में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से डिस्कस करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में साइकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया में ह्यूमंस हैं उनके बिहेवियर को अपन साइकोलॉजी के प्रिंसिपल थ्योरीज टेक्निकों के द्वारा उनके बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं कि जैसे कि उनके ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है या इंडस्ट्रियल एरिया में वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, उनका इंडस्ट्रियल एरिया में कम्युनिकेशन कैसा है, एम्प्लॉयर हैं या वर्कर्स हैं, वो सब लोग कैसे क्या कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। इसके बाद इंडस्ट्रियल के बाद आता है अपना लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी क्या होती है, लीगल साइकोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइड साइकोलॉजी विच ट्राई टू स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक ए क्लाइंट, क्रिमिनल और विटनेस। तो इसमें अपन लीगल साइकोलॉजी में क्या करते हैं कि लीगल साइकोलॉजी में जैसे कोई भी क्रिमिनल है या कोई भी पेशेंट है या फिर कोई विटनेस है, तो उन सब की क्या करते हैं, उन सब का बिहेवियर जानते हैं या उन सब के बिहेवियर की नॉलेज अपन को चाहिए होती है, या उन सब का बिहेवियर के बारे में जानने के लिए जो साइकोलॉजी को अपन अप्लाई करते हैं वो कौन सी साइकोलॉजी होती है, लीगल साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि क्रिमिनल है, पेशेंट है या फिर विटनेस है, उन सब की बिहेवियर को जानने के लिए जिस साइकोलॉजी को अपन अपनाते हैं वो लीगल साइकोलॉजी। इसमें अपन क्या करते हैं, प्रिंसिपल और जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, टेक्निक है, उनके द्वारा उनकी जो केसेस हैं उन सबको सॉल्व करते हैं, या फिर उनके अंदर जो भी मेंटल इलनेस हैं वो सारी चीज़ें अपन उसके अंदर देखते हैं। इसके बाद आती है अपनी मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी में क्या होता है, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी टू concerned with the use of psychological principle and technique in military science, how to keep the moral of the soldier and citizens high during war time, how to secure better requirement of the personnel for the fighting। तो इसमें क्या करते हैं, मिलिट्री साइकोलॉजी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी में अपन क्या करते हैं कि जो मिलिट्री एरिया है या फिर मिलिट्री जो कंडीशंस हैं उसमें अपन उन सब के मिलिट्री मतलब साइकोलॉजी का टेक्निक या साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं उनको यूज़ करके उन सब के बिहेवियर के बारे में
जानकारी लेते हैं। जैसे कि सोल्जर है वो किस तरह से अपना उसका जो मॉरल है, मतलब उस तरह किस तरह का उसका जो लास्ट मतलब किस तरह का उसका व्यवहार है, उसके अलावा किस तरह का उसका गोल है, वो सारी चीज़ों की जानकारी करते हैं। जैसे कि कई सोल्जर्स होते हैं, कई क्रिमिनल होते हैं, और जो सोल्जर हैं वो एक नॉर्मल सिटीजन से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है, किस तरह उसके अंदर क्या क्या अलग अलग बातें हैं, क्या डिफरेंस हैं, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर साइकोलॉजी को याद करते हैं। वो कौन सी आती है? मिलिट्री साइकोलॉजी। इसके बाद आता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में क्या आते हैं? जैसे पॉलिटिकल अपन सभी जानते हैं, पॉलिटिकल मतलब राजनीति होती है। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी रिलेटेड इन इट सेल्फ विथ द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन स्टडी पॉलिटिक्स एंड ड्राइविंग पॉलिटिक्स गेन। मतलब पॉलिटिकल मतलब राजनीति, तो राजनीति में राजनेताओं के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में, या फिर उनके जो रिलेशंस हैं उनके बारे में, वो अपने लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उन सब की जानकारी जिसमें ली जाती है, वो कौन सी होती है? पॉलिटिकल साइकोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। एप्लीकेशंस मतलब क्यों ज़रूरी है साइकोलॉजी, और किस किस फील्ड में किस लिए ज़रूरी है, वो उसके बारे में अपन अब डिस्कस करेंगे। तो पहला किसमें अपन आता है? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जैसा कि अपन ने पहले ही पढ़ा था अभी। इन फील्ड ऑफ एजुकेशन की फील्ड में साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत आती है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो एजुकेशन लाइन में अपन जानते हैं किसी भी बच्चे को साइकोलॉजी, जैसे कि बच्चा पढ़ने जा रहा है या कोई भी है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टीचर और स्टूडेंट्स का बिहेवियर है जो अच्छा होना चाहिए, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। टीचर और बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब साइकोलॉजी, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो बच्चों को अच्छे से वो मोटिवेट कर सकते हैं और बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। उनको अच्छी तरह से जो भी चीज़ें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, वो भी लोग ये सोचे हाँ कि टीचर है, कुछ पढ़ा सकते हैं, या फिर वो सारी चीज़ें। तो इसलिए साइकोलॉजी की एजुकेशन फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, इसलिए बहुत ज़रूरी होती है उनके एडमिशन के लिए, हेल्प के लिए, उनके सारी चीज़ें जो भी हैं, कोई भी डिस्कशन के लिए, कोई भी बातचीत के लिए, वो सारी चीज़ें के लिए तो एप्लीकेशन ज़रूरी होती है किस एजुकेशन फील्ड में? साइकोलॉजी। इसके बाद आता है दूसरा फील्ड मेडिसिन फील्ड। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन की फील्ड में क्या ज़रूरत आती है? तो मेडिसिन की फील्ड में डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, एनी पर्सन है हु अटेंड द पेशेंट नीड टू द नो साइंस बिहेवियर एंड अचीव गुड रिजल्ट। अब कोई भी पेशेंट है एडमिशन लेने के लिए आया, कोई भी पेशेंट है एडमिट होने के लिए आया हॉस्पिटल में, तो उसके लिए डॉक्टर्स का, नर्सेस का, और कोई भी पर्सन है हॉस्पिटल का या बाहर का, तो उनके बीच क्या है कि साइकोलॉजी है, उनका बिहेवियर है, जो उनका रिलेशनशिप है, आरपीआर है, वो अच्छा होना चाहिए। जिससे क्या है कि उनका जो भी है उनका आईपीआर है वो अच्छा रहेगा, तो उससे उनको, पेशेंट को हेल्प मिलेगी, डॉक्टर्स को हेल्प मिलेगी, और वो अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और पेशेंट है वो अच्छे से रिकवर जल्दी हो सकता है। तो मेडिसिन लाइन में उनको एडमिशन और कम्युनिकेशन के लिए, सोसाइटी में अच्छे से रखने के लिए, वो सारी चीज़ें करने के लिए मेडिसिन लाइन में इसकी बहुत ज़रूरत होती है साइकोलॉजी की। इसके अलावा जब पेशेंट को अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारी थेरेपी देनी पड़ती है, तो उन सारी थेरेपीज़ को देने के लिए भी साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा पेशेंट टू पेशेंट, यानी कि कई पेशेंट एक ही हॉस्पिटल में, जैसे एक ही वार्ड में रहते हैं, तो उन सब के बीच अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा मतलब बातें होनी चाहिए, अच्छी वो सारा चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से वो लोग ट्रीटमेंट में उनके में आसानी हो। इस वजह से इनके लिए साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है किस फील्ड में? मेडिसिन फील्ड में। इसके बाद आता है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो बिजनेस और इंडस्ट्रियल एरिया में अपन को पता ही है साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए कस्टमर और शॉपकीपर दोनों को साइकोलॉजी ज़रूरी है। साइकोलॉजी का मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग मतलब जैसे कोई भी दुकानदार है वो कस्टमर को किस तरह सेटिस्फाई करता है, कस्टमर दुकानदार के लिए किस तरह से, दुकानदार से किस तरह सेटिस्फाई होता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए बिज़नेस में ज़रूरी होता है। तो इसलिए साइकोलॉजी की बिज़नेस में और इंडस्ट्रियल एरिया में
बहुत ज़रूरी होती है। इंडस्ट्रियल इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कर्स हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं या जो उनके वो होते हैं, उन सब के लिए भी ज़रूरी होती है। जिससे अच्छे से कम्युनिकेशन अच्छा होगा, साइकोलॉजिकल अगर उनकी अच्छी होगी तो उससे क्या है कि वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे, उनका कहना मानेंगे वो सारी चीज़ें, तो उनके अंदर टीपीआर सही रहेगा। इसके अलावा इन द फील्ड और क्रिमिनोलॉजी में क्राइम और जो करते हैं पेशेंट और जो डील करते हैं पेशेंट, तो जो पेशेंट है जो क्राइम करा है और उसको और जो उनके साथ डील करते हैं उनको दोनों को साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, दोनों को। नहीं तो मतलब डीलर को अगर अच्छी होगी जो डील कर रहा है उससे, तो वो क्या है कि जो क्रिमिनल होता है उसको पटा के उससे अच्छी सी बातें कर सकता है, जिससे कि वो आसानी से उनकी हेल्प कर सकता है क्रिमिनल के लिए। इसके अलावा उनकी कम्युनिकेशन और साइकोलॉजी अच्छी होगी तो वो जो क्रिमिनल है या जो भी क्लाइंट है उसको अच्छे से समझाए, ताकि आगे से वो कभी गलत ना करे, या जो भी क्राइम किया है उसके बारे में उसको बताए, तो कम्युनिकेशन अच्छा हुआ तो वो समझ जाएगा। इसलिए साइकोलॉजी फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पे? फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। इसके बाद पॉलिटिक्स में तो आप सभी को पता है कि खुद को प्रो पॉलिटिक्स में उतारता है आदमी, तो उसके लिए साइकोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है। और साइकोलॉजी में उसका पॉलिटिक्स में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन के लिए साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है। साइकोलॉजी अच्छी होगी और वो लोगों को मतलब बिहेवियर को जान सकता है, उसको साइकोलॉजी का अच्छी ज्ञान है, तभी उसका पॉलिटिकल जो एरिया है वो ज़्यादा बढ़ेगा या ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। पॉलिटिक्स एरिया में वो ज़्यादा डेवलपमेंट कब होगा? जब उसका लोगों के बीच अच्छा व्यवहार होगा, या लोगों को वो अच्छे से जान सकता है और अपने आप को लोगों के सामने अच्छे से पेश कर सकता है। तो इसमें भी पॉलिटिकल एरिया में बहुत ज़रूरी होती है। इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो गाइडेंस में और काउंसलिंग के लिए, जैसे किसी भी चीज़ का एजुकेशन में अपन काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग के लिए अपन को पता है स्टूडेंट्स हैं या कोई भी किसी भी चीज़ की अपन काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके लिए उसको गाइड करने में, काउंसलिंग करने में तो साइकोलॉजी चाहिए अपन को। साइकोलॉजी का मतलब अपन को उसको समझना चाहिए, और जो चीज़ के बारे में अपन उसको बता रहे हैं अच्छे से अपन उनको समझा सकते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए गाइडेंस और कम्युनिकेशन के लिए चाहिए काउंसलिंग। मिलिट्री साइंस, इसमें क्या होता है? मिलिट्री साइंस में द साइकोलॉजी हेल्प इन द सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस पर्सन्स इन द फाइट ऑफ एम्प्टी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मिलिट्री फील्ड में है, साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत पड़ती है? मिलिट्री फील्ड में साइकोलॉजी की सबसे पहले तो जब कोई भी पर्सन है मिलिट्री फील्ड में ऐड होने के लिए जाता है, तो उसको लिए सिलेक्शन में साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। उसके बाद ट्रेनिंग के जब वो ट्रेनिंग करता है तो साइकोलॉजी उसको चाहिए होती है बिहेवियर लोगों को समझने के लिए। इसके बाद प्रमोशन के लिए, प्रमोशन जब उसका अच्छा काम होगा तभी प्रमोशन होगा, तो वो अच्छा काम करने के लिए उसको लोगों को समझना चाहिए, लोगों को बिहेवियर के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, खुद का बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए और खुद की साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस पर्सन, मतलब उन दूसरे लोगों से किस तरह से वो भिन्न है। जैसे कोई पर्सन है, कोई भी आर्मी वाला पर्सन है, तो उसको प्रमोशन कब मिले, प्रमोट कब हो? जब लोगों से डिफरेंट होगा। और लोगों से डिफरेंट कब होगा? जब उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसका काम अच्छा होगा, तभी तो होगा। और उसका काम अच्छा कब होगा? जब वो खुद अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकेगा, या फिर साइकोलॉजिस्ट यानी कि अपना दिमाग अच्छे से पढ़ रखा होगा, या फिर लोगों के अंदर व्यवहार उसका अच्छा होगा। इसके अलावा लोगों से मतलब लोगों के अलावा एनिमी जो होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनसे फाइटिंग के लिए भी साइकोलॉजी उनकी जब सही रहेगी तभी अच्छे से उनके गोल हैं वो हो पाएंगे। नॉर्मल सिटीजन्स जो दूसरे सिटीजन्स हैं उनका व्यवहार उनसे कैसा रहता है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद आता है अपन का इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप में ज़रूरी होता है एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ह्यूमन रिलेशनशिप मतलब खुद के रिलेशनशिप, अपन सबको जानते हैं। अपन का अच्छा रिलेशनशिप कब रख पाएंगे? जब अपन अच्छे से लोगों को समझ पाएंगे या उनका व्यवहार के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, बिहेवियर अपना अच्छा होगा और लोगों का बिहेवियर अपन जान सकते हैं, या फिर उनका बिहेवियर अपन अच्छे से
मैनेज कर सकते हैं, तब अपना बिहेवियर अच्छा होगा। एंड सेल्फ डेवलपमेंट, खुद के डेवलपमेंट के लिए तो चाहिए साइकोलॉजी। खुद का डेवलपमेंट मतलब अपन का अच्छा व्यवहार, बुरे व्यवहार के बारे में नॉलेज होगी तो अपन का व्यवहार ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अपन लोगों से अच्छी बातें करेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं और सबके साथ अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपन की साइकोलॉजी। इसमें अपन ने साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, साइकोलॉजी के ब्रांचेज, स्कोप एंड एप्लीकेशन, जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंस होती है साइकोलॉजी की वो और क्यों होती है वो पढ़े। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।